चलिए स्टार्ट करते हैं। सुने, अब ध्यान देंगे इधर। नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, जिसका नाम सुनेंगे हम लोग। हाँ, जीएसटी। फुल फॉर्म है इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यानी जीएसटी एक्ट। तो सर हम लोग केवल एक्ट पढ़ते हैं। एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब ओ तो लॉ मतलब भी तो कानून होता है कि नहीं? चलो हम देखते हैं क्या है जीएसटी। पहले तो जीएसटी को समझ लेते हैं, फिर एक्ट, लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशंस इनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स क्यों इंपोज किया जाता है? टैक्स क्यों इंपोज किया जाता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कि जो कमाएगा, हाँ, जो कमाएगा, बोलो, वो जो नहीं कमाएगा वो टैक्स वो भी देता है। जब से तुम लोग पैदा हुए हो, पहली बार काऊ काऊ किया था, मतलब किलकारी मारी थी, फ्रॉम द वेरी सेम डेट यू हैव स्टार्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रेगुलरली। अभी भी यहां पर आए हो तो टैक्स पेमेंट करके ही यहां पहुंचे हो। मालूम है? पता चला? नहीं पता चला? पता नहीं चला होगा। अगर ऑटो पे आए तो ऑटो वाले को टैक्स दिया होगा फ्रेट के साथ। हाँ है ना? घर से निकले कुछ खा पी करके ही निकले होगे, भुक्खड़ तो आए नहीं होगे, तो जाहिर सी बात है कुछ टैक्स गवर्नमेंट को दे करके आए हो। दिस इज नोन योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप दिन भर टैक्स पे ऑफ कर रहे हो। ये है, ये है, ये है, जितनी चीजें तुम लोग जहां नजर दौड़ा सकते हो, हर एक चीज पे आपने, यानी आपने टैक्स पे ऑफ कर रखा है। इज इट क्लियर? हर एक चीज पे। यहां पढ़ने आ रहे हो, उसका भी टैक्स है। घर जाओगे, घर पे रहोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, घर में रहने का टैक्स है, हाउस टैक्स। रोड पे चलने का टैक्स, रोड टैक्स है कि नहीं? नाले का भी टैक्स देते हो। मतलब हर चीज का टैक्स है। लेकिन हमको पता नहीं चला। हम तो यही सोचते थे कि जब हम कमाएंगे ना, तब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। अभी तो हम लोग उस लायक भी नहीं हुए। अरे तुम लोग बहुत लायक हो, तुम लोग कई सालों से टैक्स लगातार पेमेंट कर रहे हो। पक्की बात है ना? चलो, इसका मतलब ये हुआ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक तो हमें मालूम है जब हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे, और बिना कमाए भी टैक्स दे रहे हैं। जो कमा करके टैक्स देते हैं उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। और जिस बंदे को डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, उसको पता चलता है कि हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उसको लगता नहीं, चुभता है, ओहो टैक्स जेब से निकल रहा है। उसको मालूम चलता है कि टैक्स मैं दे रहा हूं। While in the case of the indirect taxes, you won't feel anything about the payment of the taxes that actually you are paying that. आप सामान लेने जाते हो, कितने की पेन है? 25 रुपए की। 25 रुपए निकाला, लो, बात खत्म। ये नहीं पूछता इसमें टैक्स कितना है। लिखा रहता है इसमें एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उसमें सारे टैक्सेस शामिल हैं। आप जो 25 रुपीज पे कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या दे रहे हो? उसमें टैक्स भी शामिल है। प्रोडक्ट का और टैक्स का अमाउंट मिला करके आपसे ले लिया गया। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, दोनों में फर्क क्या है? अब वहां तक पहुंचने से पहले मैं एक डिफरेंस चीज बता दूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट लेती क्यों है? अभी थोड़ा मैंने एग्जांपल दिया। हम इस देश की प्रजा हैं, इंडिया की प्रजा हैं, और अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम वेल्दी रहेंगे, तो हम देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देंगे। हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ अगर कमजोर होगी तो हम इस देश पर बोझ बने रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी हमारी प्रजा, वो हमारी माई बाप, हम उसकी प्रजा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी प्रजा हेल्दी और वेल्दी ना हो।
देखते हो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तुरंत खट खट कौन, पोलियो वाले, मतलब पोलियो की टीकाकरण वाले, ठीक है ना, पोलियो वाले नहीं होते कोई, पोलियो की ड्रॉप पिलाने वाले लोग आ जाते बिना बताए, उनको पता चल जाता है, वो पूछते जाते हैं हर घर में, कोई है क्या 5 साल का बच्चा, हाँ है, 3 साल का बच्चा है, हाँ, तो हम पोलियो ड्रॉप पिलाने आए। एनजीओ काम करते हैं उसके लिए। अब सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कोई जाएगा नहीं पोलियो ड्रॉप पिलाने, इनको अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोग खुद ही ले जाते हैं बच्चे को डॉक्टर के पास पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। इतना फर्क आ गया। शुरू में कितना अपोज किया गया था जब आया था, लेकिन अब कोई अपोज नहीं करता, फर्क है, वो प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है पोलियो ड्रॉप फ्री में पिलाओ, और अगर ये बच्चा तंदुरुस्त निकला तो हमारे देश को आगे ले जाएगा, ठीक है ना, पक्की बात है। अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पर टीचर हम लोगों से फीस लेते हैं 2 रुपए और 3 रुपए, क्या 2 रुपए 3 रुपए में उनको खाना खाने और चाय पीने को भी मिल जाएगा क्या? कितनी नॉमिनल फीस है, हमने तो उसी से पढ़ रखा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ रखा है, जिसपे 1.5 रुपए पर मंथ की फीस लगती थी, और वो भी 7-8 साल पढ़ने के बाद पूरा फीस हमको स्कॉलरशिप में ब्याज सहित वापस मिल गया विद इंटरेस्ट। जब स्कूल छोड़ा, कॉलेज में गए, तो सारा का सारा फीस वापस मिल गया पासबुक के साथ, कि जाओ भैया पैसा निकलवा लो बैंक से, तुम्हारा इंटरेस्ट भी मिलेगा इस पे। मतलब टोटल पढ़ाई फ्री की, ये कौन सी बात होती है? टोटल पढ़ाई फ्री की, कोई पैसा नहीं लगा, 7-8 साल पढ़ लिए। क्या टीचर फ्री में पढ़ाने आ रहे थे, उनको तनख्वाह या सैलरी नहीं मिल रही थी? मिल रही थी। कौन दे रहा था? गवर्नमेंट दे रही थी। उनको मालूम था बच्चा एजुकेटेड रहेगा तो हमारे देश को आगे ले जाएगा। अब बात समझ में आई? कहने का मतलब देखो कितनी बड़ी चीज है। दूसरा, हॉस्पिटल्स, वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए फीस लग जाती है टोटल ट्रीटमेंट की। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो 500, 1000, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए में काम हो जाता है। कितना फर्क है? वही चीज ट्रीटमेंट का फर्क है या दवा का फर्क है? नहीं सर, सारी चीजें वैसी ही मिलेंगी। तो आखिर कौन दे रहा है उसका पेमेंट? तो गवर्नमेंट कमाती है। नहीं, गवर्नमेंट कोई बिजनेस करती है, स्टील का प्लांट लगाया है गवर्नमेंट ने, कोयले की खदान है या हीरे की खदान है या सोने की खान है, क्या है? कहां से आता है उसके पास पैसा? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, कहां से आ रहा है उसके पास पैसा? अरे हम ही लोग दे रहे हैं, हमारा पैसा हमसे ही लेकर हमारे ही ऊपर खर्च कर रही है। इसी को कहा जाता है टैक्स, इसी को कहा जाता है टैक्स। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और गवर्नमेंट इसको एज अ इनकम, भाई जो कमाऊ पूत होंगे, पूत सपूत जो भी हो, कपूत की बात नहीं कर रहा हूं, तो उन लोगों से गवर्नमेंट क्या लेती है? पैसा, और उन पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही बांट देती है, रॉबिन हुड का काम करती है, पैसा लेती है और लोगों में बांट देती है। अब तुम लोग देखते होगे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं, डैम, ब्रिजेस, नाले बनते हैं, हाँ या ना? आवासीय योजना में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट से रेजिडेंशियल हाउसेस मिलते हैं सस्ते दाम पर, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, भैया रहो तुम घर के अंदर रहो, खुले में मत रहो। बात समझो, कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, हमारा ही पैसा लेकर, लेकिन हमारे ही ऊपर दे रही है। लेकिन ये टोटल पैसा गवर्नमेंट के पास 2 सोर्सेज से आता है मेनली, इसके अलावा भी सोर्सेज है, लेकिन मेनली ये 2 सोर्सेज हैं। तो टैक्सेस 2 तरीके से आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स जिससे पैसा लिया जाएगा, नाउ द पर्सन टू हुम इट इज इम्पोज, द पर्सन वेरी वेल नो अबाउट द अमाउंट विच ही इज गोइंग टू पे। जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है उसको मालूम है कि वो टैक्स के नाम पर पे कर रहा है, उसकी जेब से टैक्स का पैसा जा रहा है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। While on the other hand, in the case of the indirect taxes, that cannot be felt by any person, means हमें वो एहसास है, महसूस नहीं होता कि हमारी जेब से कुछ पैसा जा रहा है, but actually we are paying that. इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर दोनों में क्या क्या आता है? इसमें आता है इनकम टैक्स, कि जितनी कमाई करोगे टैक्स दोगे, कमाओगे तो टैक्स दोगे, तुम लोगों ने आते ही यही बोला था, कमाएंगे तो टैक्स देंगे। दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स, तुम्हें पता है कि कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड इज वेल्थ टैक्स एंड द थर्ड वन इज गिफ्ट टैक्स। फिलहाल इन दोनों के प्रोविजन पूरी तरह खत्म किए जा चुके हैं और समहाउ ये प्रोविजन यहां पर एड ऑन किए जा चुके हैं इनकम टैक्स में।
ठीक है, गिफ्ट के भी प्रोविजन यहां पर सेक्शन 56 के थ्रू आ गए, वेल्थ से रिलेटेड भी प्रोविजन कैपिटल गेन वगैरह को लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब हमारे ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, नॉर्मली, ठीक। अच्छा सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको गुड मत कह देना और सर्विस मत बोल देना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, दूसरा है तुम लोग का एक्साइज। सर एक्साइज खत्म हो गया जीएसटी के आने से ना, कुछ हद तक अभी भी बचा हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, यहां पर अभी एक्साइज ड्यूटी बची हुई है। कस्टम्स, विदेश से सामान लाओगे तो भी आपको विदेश से सामान ले आओगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सर आपने यहां लॉ लिखा है, चलो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, एक्ट लिख देते हैं। विदेश से सामान यानी आउटसाइड इंडिया से सामान इंडिया में लाओगे, इंडिया का सामान आउटसाइड इंडिया में ले जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, या लेना गवर्नमेंट आपसे लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम्स एक्ट। इज इट क्लियर? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में ये, बाकी सब पर जीएसटी। हाँ, कुछ एक सामान स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास रखा हुआ है, गवर्नमेंट अभी उस पर जीएसटी नहीं लॉन्च कर रही, उनके ऊपर आज भी एक्साइज एक्ट लगता है। इज इट क्लियर? हटा दें? पक्का? अच्छा ये चार्ज किया जाता है ऑन पर्सन। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर। सर ये चार्ज कहां किया जाता है? ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। ओके, इस पेन के ऊपर चार्ज किया गया, इस बुक के ऊपर चार्ज किया गया, बोर्ड के ऊपर चार्ज किया गया, कंप्यूटर लैपटॉप्स के ऊपर, ये हमारा गुड्स एंड हम आपसे चार्ज करेंगे, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। दिस इज नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, प्रोडक्ट और सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो पर्सन के ऊपर चार्ज किया जाता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। burden of tax cannot be transferred. Tax burden can be transferred या can be shifted. सर ये शिफ्टेड या ट्रांसफर का क्या मतलब है, जरा वो बताइए, ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये हुआ, सुन लो, मतलब ये हुआ कि the tax which is imposed on a person has to bear by that particular person itself. That's it. He is not capable to transfer or shift the burden of tax to any other one person. उसको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी टैक्स must be bear by those whom it is imposed. Tax bear by ultimate consumer और यूजर। सर एग्जाम्पल दीजिए इसका, यह बात समझ में नहीं आई। चलो हटा दें इसको, ऊपर वाला हटा दें, ढंग से देखना इधर। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये सेलर है, और ये यूजर या बायर है। हो सकता है ना? मिस्टर एक्स ने 1000 रुपए में कोई सामान सेल किया, किसको सेल किया होगा?
इसने इस पर टैक्स ले लिया 100 रुपए का, टोटल मिलाकर कितने रुपए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से चार्ज करेगा? टेल मी। 1100। अच्छा जी, यानी इसके लिए परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? इसने इसमें अपना वैल्यू एडिशन किया। हम केवल नॉर्मल बता रहे हैं, अभी हम कुछ जीएसटी के बारे में नहीं बता रहे, एक नॉर्मल फंडा बता रहे हैं कि कैसे इन दोनों में फर्क समझोगे। इसने वैल्यू एडिशन किया, प्रॉफिट वगैरह ऐड किया, टोटल 1300 रुपए का सामान हुआ। इसने इस पे भी टैक्स लगाया 130 रुपए का, टोटल कितना हुआ? अब मिस्टर वाई मिस्टर जेड को जब सामान बेचेगा तो कितना रुपया वसूलेगा? यानी इसके लिए परचेज कॉस्ट कितनी आ गई? 1430। और इसने इस सामान को बेचा नहीं, खा लिया। क्या किया? अच्छा एक बात बताओ, जो भी टैक्स गया है ये 100 रुपए, ये 100 रुपए किस में शामिल है? इसमें शामिल है, यानी इसका 100 रुपए और ये टैक्स 130, दोनों किसके पास आ गए? सेलर के पास। और ये दोनों टैक्स का एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है? बायर। 1430 दे रहा है, 1430 इज पेइंग, एंड इन दैट 1430 रुपीज 100 द टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स इज ऑलरेडी इंक्लूड, and in the same way the tax charged by Mr. Y rupees 130 is already included in the total value. तो it means ये टोटल 1430 में 230 का टैक्स दे रहा है। फिलहाल मैं सही नहीं बता रहा, लेकिन हाँ ये तो समझ में आया ना। अल्टीमेटली कौन बर्दाश्त कर रहा है? मिस्टर जेड बर्दाश्त कर रहा है, बायर कंज्यूमर बर्दाश्त कर रहा है। इसने अपनी टैक्स इसने जेब से नहीं दिया, इसने जो 100 रुपए गवर्नमेंट को दिया होगा किससे लेकर के दिया होगा, और इसने जो 130 रुपए का टैक्स दिया होगा किससे लेकर के दिया होगा, और ये 100 रुपए भी इसने शामिल करके ले लिया। इसके ऊपर तो टैक्स जीरो पड़ा, बर्डन 230, जो इसने 100 रुपए इसको दिया था 130, और टोटल मिलाकर 230 ले लिया बायर से। इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आई अपनी जेब से। इसने जो गवर्नमेंट को दिया 100 रुपए ये भी वसूल चुका है, लेकिन ये किससे वसूलेगा? किसी से नहीं। अब बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली ये किसके ऊपर बर्डन पड़ा? बायर के ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है 1 पर्सन टू अनदर। तो यहां पर एक बंदे से दूसरे बंदे पर टैक्स बर्डन हो रहा है, तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक वो प्रोसेस में चलेगा सेल के, सेल परचेस, तब तक ये शिफ्ट होता रहेगा। वहीं पर ये चेन टूटेगी जहां पर ये यूजर पर या कंज्यूमर के पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है, समझ में आया? लेकिन इन डायरेक्ट टैक्स के केस में मैं बताऊं, इसने सेल किया 1000 रुपए का और सेल प्राइस में हमारा प्रॉफिट शामिल होता है। मान लो इसने कमाया 50 रुपए, प्रॉफिट कमाया, सेल वैल्यू में 50 रुपए प्रॉफिट, तो इस 50 पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर एक्स इटसेल्फ। वो इनकम टैक्स है, वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? सेम इसी तरह इसने जो वैल्यू एडिशन किया है 200 रुपए, इसने अपना प्रॉफिट इसमें शामिल कर लिया। अभी जो तो प्रॉफिट शामिल किया, प्रॉफिट उसी के पास रहेगा, वो कहीं और नहीं जाने वाला। उस पर जो टैक्स देगा वो खुद देगा मिस्टर भाई। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम शिफ्ट तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर या यूजर के पास ना पहुंच जाए। हटा सकते हैं? पक्का समझ में आया? जो टॉपिक आज से स्टार्ट होने वाला है दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर एक बात बताइए, हम लोगों को पढ़ना क्या है जीएसटी में? हम लोग को क्या स्टडी करनी है? जीएसटी एक्ट पढ़ना है, जीएसटी लॉ पढ़ना है, जीएसटी रूल्स पढ़ने हैं? क्या बात हो रही है? क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ठीक। लॉ में क्या क्या शामिल होता है जरा उसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है जीएसटी एक्ट। क्या होता है? इसके लिए होता है एक्ट मतलब काम करो, एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब एक्ट में आओ, यानी एक्टिविटी ले आओ। यही तो मतलब हुआ, क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। ये जवाब देता है हमको कानून। बेटा राइट साइड में गाड़ी मत चलाया करो, ये बोलता है कानून। उसको लगा हम उसको बोल रहे हैं। हाँ, ये कौन बोलता है? कानून। ठीक, अच्छा।
दूसरा है जीएसटी रूल्स। कैसे करना है, हाउ टू डू। हमसे कहा गया माल खरीदोगे बेचोगे आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है, इस तरह के पर्सन को इस तरह की रिटर्न, इस तरह के बायर सेलर को इस तरह की रिटर्न्स फाइल करनी है। कैसे करनी है, किस फॉर्म में करनी है, कितने दिनों के अंदर करनी है, वो जीएसटी रूल्स बताता है। हाउ टू डू, क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है, कैसे, हाउ टू डू वो कौन बताएगा, रूल्स। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा होता है जीएसटी टैरिफ। टैरिफ जिसमें टैक्स रेट्स के बारे में लिखा होता है, जीएसटी रेट्स के बारे में। किसके बारे में, जीएसटी रेट्स के बारे में। टैरिफ दर, टैरिफ रेट। मैंने कहा इस पेन पर 10%, 18% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है, दिस इज द टैरिफ। अब इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा टैरिफ में, जीएसटी टैरिफ में। देखना चाहोगे बुक, छोड़ दो, इतनी मोटी बुक आती है टैरिफ की, ठीक है ना, ऑफिस में रखी हुई है, उसमें आप खोजते हैं। अब ऐसा नहीं पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, ओ पेन, ये पेन किसकी बनी हुई है, पेन है ना, नहीं है, ये मार्कर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेन एंड मार्कर। अच्छा, मार्कर में भी दो तरह के, एक परमानेंट मार्कर, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, हाँ या ना। एक देखते होगे छोटा पतला वाला स्केच पेन भी, मार्कर भी तो यूज करते हैं कई लोग। तो अंतर है हर सामान में। उसको हम कहते हैं HSN बेसिस पर। किस बेसिस पर, HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे इक्वली एप्लीकेबल है। इंडिया ने भी क्या किया, जब जीएसटी रेट्स फिक्स किए उसी HSN बेसिस पर। जो ये पेन अमेरिका में जिस नाम और काम से जानी जाती है, उसी नाम और काम से इंडिया में भी जानी जाती है। तो HSN बेसिस पर टैक्स रेट फाइनल कर दिए गए, HSN बेसिस पर टैक्स रेट फाइनल कर दिए गए, जिसको कहा जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्लियर, पक्की बात है। तो हम लोग देखेंगे इसको, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। फोर्थ है आपका नोटिफिकेशंस। हमको ऐसा नहीं है केवल जीएसटी एक्ट पढ़ना है तो जीएसटी एक्ट में व्हाट टू डू पढ़ें, अरे हाउ टू डू भी पढ़ना है, रेट्स के बारे में भी जानना है। अरे 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 अरे, नोटिफिकेशंस, अधिसूचना। गवर्नमेंट बीच बीच में नोटिफिकेशंस रिलीज करती है कि भाई इस चीज को ऐसे लेना, इस चीज में हम ये चेंजेस ला रहे हैं। लॉ बन गया है, अब साल के बीच में गवर्नमेंट अगर कोई चेंजेस लाना चाहे तो नोटिफिकेशंस के थ्रू ला सकती है, नया सेक्शन इंसर्ट कर सकती है, कोई चीज को हटा सकती है, दैट इज थ्रू नोटिफिकेशंस। सर्क्यूलर्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर कैसे याद रहेंगे ये सब, बिल्कुल इजी वे में। सर्क्यूलर्स, सर्क्यूलर्स ये डिपार्टमेंटल होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल वर्क करने के लिए। मान लो सीबीआईसी जो इसकी सुप्रीम अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री के बाद उसी को नंबर आता है, जिस बोर्ड को संभालती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आती है। रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू के अंतर्गत ये आ जाएगा। छोड़ देते हैं, अभी उस सब चीजों में नहीं फंसते हैं। केवल ये समझो कि जो इसका बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सीबीआईसी बोर्ड है। हर एक कानून किसी न किसी बोर्ड के तहत गवर्न होता है, ठीक है ना। वो बोर्ड एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। फिलहाल वहां ना जाओ, यहां समझो कि इस लॉ को कंट्रोल करने वाला सीबीआईसी है। अब सीबीआईसी को लगता है कि जीएसटी की जो रिटर्न्स की डेट है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, या लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, या ये केस इस तरह से निपटाए जाए। तो वो सर्कुलर जारी करती है। वो हम लोग के लिए नहीं होते हम ही लोगों के लिए है, लेकिन उस पर काम डिपार्टमेंट के लोगों को करना होता है। होते हम ही लोगों के, अल्टीमेटली वी विल बी अफेक्टेड थ्रू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन वो काम किनको करने होते हैं, डिपार्टमेंटल जो पर्सन्स होते हैं उनको करने होते हैं। इनको कहा जाता है सर्कुलर्स।
नोटिफिकेशंस हम लोग को पता चलता है, हो सकता है कई सर्कुलर्स हमारी नज़र में ना आए, अब तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑनलाइन का ज़माना है तो सर्कुलर वगैरह सब समझ में आ जाता है, दिख जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा केस लॉज ये भी देखने पड़ते हैं। अभी एक्सप्लेनेशंस बच गया, 2-3 चीजें और हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग चूंकि नए हो तो ये सब सुनोगे तो थोड़ा बीमारी बढ़ेगी, ठीक है ना, तो थोड़ा इजी वे में। ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? लॉ। लॉ अकेले ये जीएसटी एक्ट नहीं बना सकता, रूल्स नहीं बना सकती, ये मिल करके बनाते हैं लॉ। और हमें क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना है? हमें लॉ पढ़ना है। इज इट क्लियर? यानी उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सेक्शंस भी आएंगे, रूल्स भी आएंगे, रेट्स भी आएंगे, नोटिफिकेशंस भी आएंगे, सर्कुलर्स भी आएंगे, केस लॉस भी आएंगे, एक्सप्लेनेशंस भी बीच बीच में जो आएंगे वो अलग, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की चीजें आएंगी। फिलहाल वो सब चीजें रहने देते हैं, हटा दें अब इसको। ये समझ में आया हमको क्या पढ़ना है? अच्छा, जीएसटी के फायदे क्या हैं? सुन लो, जीएसटी के फायदे क्या है वो जान लेते हैं। प्री जीएसटी, जब जीएसटी नहीं था तो ये मैन्युफैक्चरर था, देख लो इधर, ये होलसेलर था, और ये चलो रिटेलर था। इसने सामान परचेज किया 100 रुपए का, इसने इसमें वैल्यू एडिशन की। क्या की? वैल्यू एडिशन का मतलब कुछ लेबर जोड़ा होगा, कुछ खर्च किया होगा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ या ना, रेंट वगैरह, प्लस कुछ अपना प्रॉफिट भी जोड़ा होगा, सब मिला करके टोटल इसने 60 रुपए की चीज ऐड कर दी। टोटल कितने का हो गया? अच्छा, इसमें इसने प्लस कर दिया जीएसटी टैक्स, सॉरी प्री जीएसटी एरा है, इसने क्या ऐड किया? सेल्स टैक्स। क्या ऐड किया? अच्छा, मान लेते हैं इसने सेल्स टैक्स ऐड किया 10%, कितना हो गया? कितना आ गया? अच्छा, ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गई। क्या हो गई? ठीक है, गलती माफ कर देना, इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना, ये इनवॉइस प्राइस हो गई। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। इस पर टैक्स के लायक है, टैक्स लगा दिया तो टोटल वैल्यू आ गई, इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। कुछ है तुम लोग पास इनवॉइस वगैरह है किसी का इस समय? नहीं है। ये बिल है, ठीक है ना, इस बिल में ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा हुआ है? टैक्स इनवॉइस। ये मैंने किसी से सामान खरीदा, ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस। अच्छा, इस टैक्स इनवॉइस का मतलब देखो ना, ये इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब सामने वाला टोटल हमसे विद अमाउंट ऑफ टैक्स इतना चार्ज करेगा, विद अमाउंट ऑफ टैक्स इतना चार्ज करेगा, उसमें जीएसटी या सेल्स टैक्स सब शामिल होंगे। मैक्सिमम एमआरपी जो हमारे लिए होगा, जो हम पे करेंगे, हमारे लिए होगा, वो हम इतना पे करेंगे। देखो यहां पर इसने सामान का प्राइस लिखा है और उसके नीचे अपना फ्रेट का लिखा है, उसके बाद टैक्स का अमाउंट लिखा है। फिलहाल ये जीएसटी का है, इसने टैक्स का अमाउंट जोड़ करके यहां लिख दिया इनवॉइस प्राइस, और ऊपर लिखा है टैक्स इनवॉइस। तो इसका मतलब अल्टीमेट वैल्यू जो बताएगी डिस्काउंट वगैरह देने के बाद, वो क्या कहलाएगा? आप लोग जब सामान खरीदने जाते हैं, बुक्स खरीदने जाते हैं, तो आप बुक्स का इनवॉइस लेते हैं नहीं लेते? लेते हैं नहीं लेते? अच्छा, पिक्चर देखने जाते हो तो इनवॉइस लेते हो कि नहीं लेते हो? पिक्चर देखने जाते हो तो इनवॉइस मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, वो टिकट रहती है। बात समझ में आई? अच्छा, रेल में जाते हो तो क्या तुम लोग को इनवॉइस मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छा, बस में जाते हो तो छोटी सी सही मिलती तो है ना, 10 रुपए भी देते हो, ये लो टिकट करके आता है, ले जाता है।
ये इनवॉइस है। उस केस में क्या है, इनवॉइस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनवॉइस कितने तरह की होती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, 2 पेजेस में भी हो सकती है, 3, वो आएगा देखेंगे। तो ये इनवॉइस है, क्या है ये, इसको हम लोग कहते हैं टैक्स इनवॉइस, जिस पर हम टैक्स पे करके सामान ले आते हैं। जब तुम लोग किसी को सामान का पे करते हो तो उससे क्या लेते हो, इनवॉइस। क्लियर है। अभी कुछ दिन पहले अभी हम एक सामान मंगवा रहे थे बाहर से, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान ट्रांसफर करवा रहे थे दिल्ली टू गोरखपुर। मैंने उस बंदे से बोला कि सामान ये ट्रांसपोर्ट कर दो, फर्नीचर। उसने अपनी पैकिंग वगैरह कर दी, जो मूवर्स एंड पैकर्स नहीं होते, वो गए ऑफिस में, वहां पे उन्होंने अपना पैक वैक किया, अपनी ऑफिस पे ले गए। उनके यहां से फोन आया, सर पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है पेमेंट कर देते। तो उसने कहा 15,000 रुपए लगेगा आपका फ्रेट प्लस जीएसटी। मैंने कहा ठीक है, बल्ले बल्ले, इससे अच्छा क्या होगा। जब बिल आया तो उस पर लिखा था 18% जीएसटी। कितना, 18%। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब पर्सनल सामान है, बिजनेस के लिए तो मैं मंगा नहीं रहा हूं, और मुझे इसकी क्रेडिट भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, अब क्या होता है क्रेडिट, अभी तुम लोग को नहीं मालूम। तो मैंने उसको कहा क्रेडिट नहीं चाहिए, 18% क्यों चार्ज किया, और 18% होता ही नहीं है, आप 12% चार्ज करो। भाई हमको तुम नहीं ना पढ़ाओगे जीएसटी, हम दुनिया को, सबको बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे, तो हमको बता रहे हो 18%। अरे भाई 12% चार्ज करो, जो मैक्सिमम रेट है तुम लोग का। फोन काटा, थोड़ी देर कह रहा है 12% हो जाएगा। मैंने कहा अरे भाई हमें क्रेडिट नहीं लेनी तो 5% वाला चार्ज करो। नहीं समझे। कह रहे सर सारे लोग देते हैं, आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा सारे लोग देते होंगे, मैं क्यों दूं जब मुझे मालूम है कि इस पर 5% का लगना चाहिए। कह रहे ठीक है हम 5 मिनट में फोन करके बता रहे। 5 मिनट बाद बताया, अमेंड करके दे दिया, 5% के हिसाब से चार्ज कर लिया। सोचो तुम लोग, अगर यही नॉलेज ना होती तो सामने वाला जीएसटी के नाम पर कितना पैसा ले लेता, और हम लोग गालियां किसको देते, गवर्नमेंट को। 18% चार्ज करते हैं, कुछ मिलना मिलना है नहीं, है कि नहीं। तो वो पैसा कहां जाता, उसी की जेब में जाता। बात समझ में आई। कहने का अब उसने जो बिल बना कर दिया था उससे भी पता चल रहा था कि उसने गलत काम किया है, उसका इंटेंशन सही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर नॉलेज प्रॉपर होगी तो आप फ्यूचर में हर जगह से बचे रहोगे और लोगों को बचाओगे और डराओगे। ठीक है ना। चलो, तो ये इनवॉइस प्राइस हो गई 176। अब जरा ये बताओ कितना टैक्स लगा था, कितना परसेंट। ये इनवॉइस प्राइस समझ में आई, टैक्सेबल वैल्यू समझ में आई। अब देखना, ये सुनना, मैं जीएसटी नहीं बता रहा हूं, मैं प्री जीएसटी एरा बता रहा हूं, वो भी प्री जीएसटी एंड प्री वैट। सुनना ढंग से, प्रॉब्लम क्या आई थी और हम लोग क्या सॉल्यूशन लाए। अब इसने परचेस कितने में किया, 176 में। अरे बोलो ना, किन किन चीजों का पेमेंट किया, 100 प्लस 60 प्लस 16, टोटल मिलाकर ये पेमेंट किया ना। मानते हो इस चीज को, 176 का पेमेंट का मतलब ये सारी चीजें पेमेंट की होंगी जो जो इसने वसूला होगा। अच्छा, इसने इसमें वैल्यू एडिशन किया, मान लेते हैं 24 रुपीज का, कितने का, तो टोटल आ गई टैक्सेबल वैल्यू कितनी, 200। इसने इस पे सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया, कितना परसेंट, मान लेते हैं 10%, कितना हो गया। अच्छा, ये हो गई इनवॉइस प्राइस। अरे बोलो ना। अच्छा, सुनना ढंग से जरूरी है, समझना। इससे सारी आधी प्रॉब्लम जो हम लोग अब टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे इस एग्जांपल के बाद, समझ लो तुम लोग की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर इस एग्जांपल को इसके बाद वाले और इसको समझ लिए तो। अच्छा, परचेज प्राइस कितना है, हाँ 176 प्लस 24 प्लस 20 कितना हो गया। अच्छा, इसमें क्या ऐड कर दिया इसने, वैल्यू एडिशन, मान लेते हैं 30। टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा इसमें ऐड कर लो सेल्स टैक्स, क्योंकि अब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा, 10% ही मान लेते हैं, तो इनवॉइस प्राइस कितना। अच्छा एक बात बताओ,
गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा टैक्स का अमाउंट गया होगा टू गवर्नमेंट? 16, बोलो, टू गवर्नमेंट 20 एंड टू गवर्नमेंट 25। टोटल कितना गया गवर्नमेंट के पास? 61 शायद, शायद देख लेना आ रहा है कि नहीं। अब बताओ सेल हुआ कितने में है? टोटल वैल्यू कितनी है टैक्सेबल तीनों का मिला करके? तो 250 का 10% कितना होता है? तो गवर्नमेंट को टोटल 25 लेना था ना। गवर्नमेंट ले कितना रही थी? मेरी बात समझना, अब अभी तुम लोग को समझ में नहीं आया। अच्छा सर, क्या नहीं समझ में आया? पहली चीज, ये चलता था और 50 साल तक चला ये। देखना क्या चला कि इसने जो 16 रुपीस का टैक्स लिया है, मेरी बात समझना, इसने किस किस का लिया होगा? इस 100 रुपए का 10% प्लस 60 रुपए का 10%, तभी तो 16 आया होगा। 160 का 10%, 100 रुपए का 10%, 60 का 10%, तभी तो आ गया 16। इसका मतलब इसने 100 पर 10 रुपए का पेमेंट पहले से कर रखा है और 6 रुपए का पहले से कर रखा है। इसको हटा दे, यही तो हुआ। इस 100 का 10 का टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, 60 का 6 टैक्स ऑलरेडी जा चुका है। मेरी बात ढंग से समझना, ये 16 रुपए ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, ये फिर टैक्स पे कर रहा है कितना? कैसे? 100 का 10% कितना होता है? 60 का 10% कितना होता है? 10 का 10% कितना होता है? 6 का 10% कितना होता है? और 24 का 10% कितना होता है? टोटल करो, 20 रुपए आ गया, आ जाएगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स का हमने 10-10% ले लिया। एक बात बताओ, 10 रुपए इसने पहले भी सरकार को दिए, 16 रुपए। इस 20 रुपए में फिर से वो 16 रुपए आ गए जो तुम कह रहे हो सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास तुमने लिखा ना जाएगा, ये 16 रुपए ऑलरेडी हम दे चुके हैं इसको, देखो ना, दे चुके हैं और ये सरकार के पास जा चुका है। ये 20 रुपए भी सरकार के पास जा रहा है। उस 20 रुपए में फिर से वो 16 रुपए शामिल हो रहा है, यानी 16 रुपए एक बार नहीं, कितनी बार पेमेंट हुए? सरकार ने कितनी बार ले लिया टैक्स? 2 बार ले लिया। बात समझ में आई? अरे 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 अरे, ठीक है सरकार, तुम एक नहीं 2 बार लिए, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो सामान पर टैक्स ले रहे थे ना, कि टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे थे? सामान के ऊपर टैक्स लेना था या टैक्स के ऊपर टैक्स लेना था? सामान के ऊपर। टैक्स के ऊपर का टैक्स कौन सा टैक्स? भगवान जाने, कोई ऐसा कानून तो है नहीं जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए, लेकिन ये कई सालों तक चलता रहा। देखो ना, इस 10 रुपए का 10% कितना होता है? उड़ी बाबा। इस 6 रुपए का 10% कितना होता है? 2 बार तो टैक्स लिया, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले लिया। बात समझ में आई? 2 चीजें निकल करके आई। अच्छा, अब आते हैं इस 25 रुपए की बात करते हैं। मेरी बात ढंग से समझना, इस 25 रुपए में कौन कौन सा टैक्स शामिल होगा? मैं अब गाना गाना शुरू करूं, तुम लोग जमाई लेते रहो। देखो ना, ये 10 रुपए भी शामिल होगा, ये 6 रुपए भी शामिल होगा। नहीं, हमने ऑलरेडी 176 का पेमेंट किया हुआ है, 176, 24 और 20, ठीक। इसमें ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, कितना? 176 में 10 और 6 का शामिल है, शामिल है ना? पक्का? 220 की बात करो, यहां से उठाओ एक एक करके, थोड़ा और डिटेल में। 100 का 10% कितना होता है? 10। 60 का 10% कितना होता है? 16 का 10% कितना होता है? क्लियर? अच्छा, सॉरी, ये 16 आ गया, हो गया। इसका आ जाओ, 176, ये 16 रुपए लिख चुके, ये दे चुके। 24 का 10% कितना होता है? पक्का? 20 का 10% कितना होता है? नहीं आएगा। फर्क आ रहा है अभी कितने का? 1 रुपए 60 पैसे का। वो इसका 1 रुपए प्लस 60 पैसे,
₹10, ₹6, ₹16 जा चुका है। ₹10, ₹6 दोबारा जा गया है। ₹1.60 फिर से गया है। अरे भाई हाँ, फिर से लिखें। टोटल अमाउंट बताओ। 10, 6 कितना हुआ? इसने 16 का पेमेंट कर दिया 176 में, फिर से पेमेंट कर रहा है टैक्स का। किसका? टोटल 176 का 10%। 10, 6, 16, ₹17.60 दोबारा पेमेंट करेगा इस 200 रुपए का 10%। 200 का 10% का मतलब हुआ टोटल फैक्टर पर 10%, यानी फिर से ₹17.60। ₹17.60 कहां से आएंगे? ₹10, ₹6 और इसका आ जाएगा ₹1.60 जो भी आया इसका, ये ₹16 का। ₹10, ₹6 और ₹1.60। इन 3 फैक्टर्स का दोबारा पेमेंट हुआ है। ये ₹16 तो इसने लिया ही था, इधर भी 176 पर 10% जाएगा फिर से, और ₹2.40 प्लस ये इसके पास जाएगा। इसने टैक्स पेमेंट किया। मेरी बात समझ में आई? कितना? 220 पर इतना कर चुका है, फिर से टैक्स दिया इसने 220 पर, फिर से कितना? 10%। कितना? ₹22 गया होगा नहीं गया होगा? गया होगा नहीं गया होगा? अच्छा, ₹30 का 10% आ तो गया 25। अब ₹22 को अगर तोड़ो तो तुम्हें समझ में आएगा ₹17.60, ₹2.40, ₹2 इसका। एक अमाउंट ऑफ टैक्स जो ₹16 था, एक बार सरकार ने नहीं लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि ये जिसको सामान बेचेगा वो कंज्यूमर है। तो टोटल 3 बार मार्केट से सरकार ने ₹16 प्लस उस 16 के अलावा उस अमाउंट को एक तो मल्टीपल टाइम लिया, और टैक्स के ऊपर टैक्स भी लेते चले गए। जो टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ था 16, उस पर ₹1.60, जो टैक्स ₹20 दिया था उस पर ₹2 लेते गए। कई बार हुआ, ये रोटेशन चलता रहता था। सिस्टम सही था या गलत था? गलत था। और ये 1-2 साल नहीं चला, 50 साल चला। कौन सा चला? 50 साल तक इसमें चलता रहा। और इस इंपैक्ट को हम लोग कहते थे, चलो भाई एक तो सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, लिखो मत। टैक्स वसूलो, एक बार वसूलो। टैक्स वसूलो, एक बार वसूलो। पहले तो ये प्रॉब्लम दूर करो। दूसरा, टैक्स के ऊपर टैक्स मत वसूलो। और टैक्स के ऊपर टैक्स वसूलने को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग ₹1.60 दे रहे थे ना, ₹16 पर, फिर से ₹1.60, ये टैक्स के ऊपर ₹16 पर ₹1.60 जो जा रहा था, ये कास्केडिंग इफेक्ट था। क्या था? नाम याद रहेगा? टैक्स ऑन टैक्स। ये 2 गलतियां दूर करनी थी। कौन सी 2 गलतियां? एक तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ऑफ द सेम अमाउंट, और दूसरा टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। इन 2 चीजों को हटाना था, और इन 2 चीजों को हटाने के चक्कर में गवर्नमेंट को लाना पड़ा वैट, और वही वैट आज सुधरा हुआ रूप है जीएसटी का। वैट आया इसी चीज को दूर करने के लिए, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी के पहले क्या चलता था? वैट चलता था। क्या चलता था? तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को हटाया और कहा ये मल्टीपल पॉइंट अमाउंट का जो टैक्स बार बार ले रहे हैं वो नहीं लेंगे। पहली चीज, अब कितना लेंगे? टोटल 250 का 10% 25। हाँ, कितना लेंगे? 250 का 10% 25। तो सर सरकार को नुकसान नहीं हो जाएगा? सरकार की रेवेन्यू कम हो जाएगी तो सरकार हमारी देखभाल कैसे करेगी? क्योंकि उसको उसका पैसा हम ही लोगों के ऊपर यूज करना है। तो सरकार ने टैक्स रेट ऐसे बनाए कि इसका इंपैक्ट खत्म कर दिया। टैक्स रेट्स को इस तरह से एडजस्ट किया, न्यूट्रलाइज कर लिया, जिससे कि इसका इंपैक्ट खत्म हो गया। अब ठीक है ना? तो वो टेंशन अब नहीं है कि सरकार को नुकसान हुआ। सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। हटाएं इसको। कैसे आया जरा देखते हैं। अब सुधारा कैसे गया, इसी एग्जाम्पल को पिक करते हैं। देखना, इसने परचेज किया कितने का?
वैल्यू एडिशन कितने का रखा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, इस पर इसने जीएसटी दिया, क्या दिया 60, टोटल कितना हो गया, ये कहलाएगा इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इसने अब परचेस किया कितने में, ना ना नाम ना ना 160 प्लस 16, टैक्स को अलग कर दिया, टैक्स के फैक्टर को, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना है और टैक्स को दोबारा देना नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 160 और यहां पर हम अलग से लिख देंगे 16, दैट्स इट। यानी हम जब सामान खरीद रहे हैं तो हम सामान कितने का खरीद रहे हैं, एंड वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स हाउ मच 16। सामान इनपुट आते समय टैक्स दे रहे हैं, क्या मेरे इसके पास इनपुट आया टैक्स दिया, इसको हम नाम देंगे इनपुट टैक्स, क्या नाम देंगे, अलग कर दिया। अच्छा, इसमें इसने वैल्यू एडिशन किया कितने रुपए का, 24 का, टोटल कितना हो गया 184, अरे हाँ या ना। अच्छा, अब आया जीएसटी 10%, तो कितना लग जाएगा 18.4, टोटल कितना हुआ 202.4। अरे बोलो ना, सरकार के पास कितना टैक्स जा गया पहले वाले के यहां से, यहां पर कितना गया, लेकिन ये कहेगा बंदा कि सर जी जब हमने आपको 160 का पेमेंट किया था तो उस पर तो हम टैक्स दे चुके हैं, फिर 160 का 10% काय को, तो जो टैक्स हम दे चुके हैं उसको माइनस करवा दो, जो टैक्स हम खरीदते समय दे चुके हैं, टोटल लायबिलिटी मेरी 18.4 बन रही है, एग्री, बट ये हमारी आउटपुट टैक्स है, क्या है आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स सामान बेचते समय। आउटपुट टैक्स के समय हम इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या नाम देंगे आईटीसी, समझ में आई बात। तो इसी इनपुट टैक्स की हम क्रेडिट ले लेते हैं 16, कितना बचेगा, गवर्नमेंट की जेब में कितना जाएगा, कितना जाएगा ना, गवर्नमेंट की जेब में कितना जाएगा 2.4, गवर्नमेंट की जेब में ऑलरेडी जा कितना चुका है, अब कितना जा रहा है, टोटल गवर्नमेंट को कितना चाहिए था, ले तो लिया 16, उससे 2 रुपए 46 पैसे हो तो गया 18.4, गवर्नमेंट को टोटल कितना चाहिए था 184 का सामान है, 10% हमें टैक्स चाहिए 18.4, अरे 16 रुपए दे चुके हैं, बाकी हमसे ले लो ना। अब बात समझ में आई, क्लियर है। अब यही सामान ये बाय करेगा, परचेज करेगा, ये कितने में बाय करेगा 184 प्लस अलग कर ले टैक्स का अमाउंट 18.4, अरे बोलो ना, टोटल इसने 202.4 दिया, इसको कहेगा वो इनपुट टैक्स, क्या नाम देगा। अच्छा, इसने इसमें वैल्यू एडिशन की है कितने की, इधर देखो 30 की, टोटल कितना हो गया, क्लियर, प्लस जीएसटी जोड़ो 10% कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना, ऐड करो। अच्छा, टू गवर्नमेंट कितना जाना चाहिए 21.4, ये आउटपुट टैक्स है, सरकार कहेगी हमको इतना टैक्स दो, मैं कहूंगा लो ना टैक्स, लेकिन हमें आईटीसी दे दो जो हम ऑलरेडी टैक्स पे, कितना, सरकार को अब टोटल कितना गया देखो 16 प्लस 2.4 प्लस 3 इक्वल टू, हाँ तो टोटल का 10% गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, मिल गया, क्या दिक्कत है, अब समझ में आई बात। दिस इज द वे, ये हमारा जीएसटी सिस्टम है। देखो अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा क्योंकि टैक्स को तो हमने बाहर कर दिया था, तो इसके ऊपर दोबारा टैक्स लगने का कोई लॉजिक नहीं था, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। दूसरा, एक ही टैक्स 2 बार नहीं देना था, तो हमने तो जो टैक्स दे चुके हैं उसका इनपुट ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो हमारा 2 बार टैक्स नहीं जा रहा। अब बात समझ में आई, नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। ये जीएसटी एरा लिख लेना, इसको वैट सिस्टम भी बोल सकते हो, वैल्यू एडेड सिस्टम। इधर सुनना, ये समझ में आया।
तो वैट सिस्टम से ही ये जीएसटी सिस्टम आया। सर आखिर वैट में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? पहले तो सेल्फ प्री जीएसटी प्री वैट में सिस्टम समझ में आया, प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने वैट लाया। आखिर वैट में ऐसा क्या था कि जीएसटी लाना पड़ा? अब वो भी तो समझना पड़ेगा, नहीं समझना है? पता नहीं। जीएसटी इज नथिंग बट योर वैट सिस्टम। क्या है वो? वैट सिस्टम ही है। भाई आखिर दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर वैट में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, जैसे प्री जीएसटी प्री वैट एरा में प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने वैट लाया। वैट में ऐसा क्या सिस्टम प्रॉब्लम था कि जीएसटी लाना पड़ा? ये है वैट। जब वैट था तो ये केवल गुड्स पर चार्ज होता था। किस पर चार्ज होता था? सर्विसेज पर नहीं चार्ज होता था। सर्विसेज के लिए अलग से एक्ट था, सर्विस टैक्स। क्या था? सर्विस टैक्स था। ओ एक्ट तो था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या थी? वैट था और वो भी वैट स्टेट वाइज था। क्या था? यानी हिंदुस्तान में अगर 29 स्टेट हैं तो 29 वैट लॉ थे। हर स्टेट का अपना था। किसका था? हर स्टेट का अपना। मान लो हम यूपी में रहते हैं, हम प्रैक्टिशनर हैं, 2 मिनट के लिए मानते हैं, तो हम दिल्ली वैट में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता था, महाराष्ट्र वैट में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वहां का कानून अलग था। अब हर एक जगह का लॉ अलग अलग पढ़ो तो और टेंशन। टैक्स रेट्स अलग अलग थे, हाँ या ना? लेकिन इनकम टैक्स एक था। जैसे इनकम टैक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक है। गवर्नमेंट ने कहा कि सर्विस टैक्स भी हमारा सेंट्रल लेवल का था। किस लेवल का था? ये सेंट्रल टैक्स था, यानी नेशन वाइड एक ही टैक्स लगता था, सेंट्रल टैक्स, सर्विस टैक्स। वैट जो लगता था वो गुड्स पर लगता था। किस पर लगता था? तो 2 अलग अलग कानून थे। गुड्स के लिए वैट था स्टेट लेवल, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स था सेंट्रल लेवल। अब बताओ कितना प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम को मारो गोली। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी, वहां जीएसटी सिस्टम ही है। क्या है? नॉर्मली जीएसटी का मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए एक कानून बनाओ, 2 के लिए अलग अलग। कोई बात समझ में आती है क्या? अलग अलग लॉजिक समझ में आता है? गुड्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग। आज देखो तुम लोग कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर ले रहे हो, कितना आराम से तुम लोगों ने कहा नहीं सर दोनों के लिए अलग अलग कानून क्यों? एक सर्विस के ऊपर टैक्स लगता है ना, एडजस्ट हो चुके हो ना, कई सालों से सुनते आ रहे, देखते आ रहे, कोई अजीब नहीं लग रहा। लेकिन हम लोग के समय में जब आया था फर्स्ट टाइम कि आज से मतलब आया तो पहले से ही था, लेकिन हम लोग को सुनाया जाता था सर्विसेज पर टैक्स, तो मन में आता था कैसे लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा? ब्यूटी पार्लर कोई जाएगा, बाल काटेगा, 100 रुपए पर टैक्स, और ये हद होती है। नहीं समझी? मतलब अजीब है बिल्कुल। कोई बस में जर्नी कर रहा है, 10 मिनट आगे चल गया तो उसके लिए टैक्स कहां से लोगे? मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि सर्विस पर कैसे टैक्स लगा सकते हो। हम पढ़ा रहे हैं, इससे हम फीस ले रहे हैं 10,000, इससे ले रहे हैं 15,000, उससे नहीं ले रहे, तो टैक्स कैसे ले लोगे भाई? हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब नॉर्मल बात बता रहे, कोई नहीं समझ पा रहा था। ये सर्विसेज पर टैक्स, पागल हो गया क्या? ऐसे ये वर्ड निकलते थे। ये कौन सा टैक्स होता है? सर्विस पर अभी टैक्स लग सकता है क्या? भीख मांग रहे हैं उसमें भी टैक्स लोगे? अरे हद हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, उस समय लोग हंसते थे, सोच नहीं पाते थे। गवर्नमेंट ने एक ट्रायल बेसिस पर मोस्ट प्रोबेबली 92 के आसपास, मुझे अब याद नहीं है, तो 92 के आसपास ये डिक्लेयर किया कि हम 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाएंगे। पहले तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे ट्रायल बेसिस पर कैसे होता है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर टैक्स लग चुका है, और गवर्नमेंट हमेशा आने वाले 10, 20, 25, 50 साल का आगे का सोचती है। पक्की बात है ना? तो उन लोगों ने उस समय सोचा कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर में हम लोग को भी सर्विसेज पर टैक्स लगाना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह ने पहली बार बोला था, जब सर्विस पर टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसने पहली बार अपने लोकसभा में ये बोला था, पार्लियामेंट में, कि भाई गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या है, वो भी तुम लोग समझ लो। गुड्स में फर्क होता है मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। सर्विसेज में क्या होता है? मटेरियल ना के बराबर लगता है, लेबर एंड ओवरहेड लगता है। केवल इसी का तो फर्क है, केवल एक ही चीज का तो फर्क है, मटेरियल का। गुड्स में दिखता है, सर्विस में नहीं दिखता।
बस ना, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि सर्विसेज पर टैक्स ना लगाया जाए। मटेरियल का होना या ना होना ये नहीं कहता कि सर्विसेज पर टैक्स ना लगाया जाए। तो पहली बार इंश्योरेंस वगैरह को लाया गया था, 3 सर्विसेज को, टेलीफोन सर्विसेज, इंश्योरेंस और एक और शायद एजेंट थे, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया गया था। गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया एक तरह से इनडायरेक्टली। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गवर्नमेंट ने उसमें 4 सर्विसेज और जोड़ी, 3 और जोड़ी, 5 और जोड़ी, हर साल 2-2, 3-3। कोई लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था उसके लिए, फाइनेंस एक्ट से ही गवर्न होता था, उसके लिए कोई कानून था ही नहीं। इतनी सर्विसेज हो गई ऐड होते होते 10-12 साल में। तो गवर्नमेंट का एक काम करो, सबको खत्म करो, सबको अब एक साथ शामिल कर लो। नहीं समझे? जीएसटी ले आ दो। क्या ला दो? वैट और सर्विस का अलग अलग सिस्टम खत्म करके दोनों को एक में मर्ज कर दो। इसको कहा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब समझ में आया क्यों वैट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच, चूंकि वो स्टेट लेवल का था, ये एक प्रॉब्लम थी। उसको सेंट्रल लेवल का बनाना था, ऑल ओवर इंडिया का वन नेशन वन टैक्स बनाना था, सर्विसेज के लिए कानून बनाना था। और डेवलप्ड कंट्री में हर जगह पर जीएसटी सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आज से ही उस पर काम किया जाए। इज इट क्लियर? पक्की बात है। विरोध तो हर चीज का होता है। विरोध जब वैट आया था फर्स्ट टाइम, तो उस समय तो हम गवाह हैं, हम तो सेमिनार्स में भी कर जाते थे, लोगों को बताते थे। भाई हम काफी सेमिनार अटेंड किए, मैंने वहां पर जाकर बोला कि भाई वैट बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो उसी भीड़ में से 2-4 लोग उठ करके चिल्लाते थे, अरे नहीं वैट काला कानून है, वैट में हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। और दिन में मशाल लेकर के निकलते थे मतलब मुंह पे पट्टी बांधकर दिल में मशाल, दिन में मशाल लेकर के सड़कों पर चलते थे। हम कहते थे दिन में तो दिखती नहीं मशाल, धुआं धुआं काला काला दिख रहा है। लेकिन ये सिस्टम था, उस समय भी विरोध हुआ था। जीएसटी आया तो भी विरोध हुआ। तो कुछ समय लगता है चीजों को डाइजेस्ट करने में, कोई चीज तुरंत एडजस्टेबल नहीं होती। वी हेट चेंजेस, मोहब्बतें का डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन बोलता था ना, वी हेट चेंजेस। तो वही चीज यहां पर भी है। फिलहाल तुम लोग का अब अगर मैं बेनिफिट्स बता दूं जीएसटी के, फीचर्स बता दूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, सुनते जाओ, मैच कराते जाना अपने से। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जितना भी परचेज होगा, जितना भी सेल होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना ही मिलना है। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज बता दिया। शिफ्टिंग ऑफ, नहीं हो गया वो कोई दिक्कत नहीं। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जो टैक्स बर्डन है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नो परसेप्शन ऑफ द डायरेक्ट पिंच, कोई शर्ट पहन के आता है, न्यू पिंच कर देते चू करके, तो वो चिल्लाता है। तो यहां पर कोई पिंच करने का मौका ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। अब चॉकलेट लाते हैं, पापा कहते हैं चॉकलेट लाए हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। अब उन लोग बच्चों को नहीं मालूम कि उस चॉकलेट में टैक्स भी गया है, तो जो दांत दिखा रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा किसका है? टैक्स का भी है। इन्फ्लेशनरी, अच्छा दोनों टैक्स में एक और फर्क है जो शायद मुझसे रह गया। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक और फर्क है, ये प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है? और ये रिग्रेसिव होता है। सोचना दोनों में फर्क क्या है। प्रोग्रेसिव का मतलब सुनो, इसकी इनकम 1 लाख रुपए है तो इनकम टैक्स इसके ऊपर 1 लाख पर लगेगा। तुम्हारी इनकम 2 लाख पर है तो तुम्हारे ऊपर टैक्स 2 लाख पर लगेगा। मेरी बात समझना। जैसे जैसे आप हायर इनकम ग्रुप में जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपसे ज्यादा रेट्स का टैक्स लिया जाएगा। प्रोग्रेसिव है। 5 लाख तक कमाते हो मत दो टैक्स, 10 लाख तक कमाते हो 5 लाख के ऊपर का टैक्स दो 20% के हिसाब से। मेरी बात समझना। 10 लाख के ऊपर अगर कमाते हो तो लाओ 30% के हिसाब से। प्रोग्रेसिव टैक्स है, जो जितना कमाएगा टैक्स उतना ज्यादा देगा। रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है? जीएसटी इज अ रिग्रेसिव है, रिग्रेशन बेसिस पर टैक्स ये है। क्या मतलब है? एक भिखारी है, उसको ब्रेड खरीदनी है, और एक अरबपति आदमी है, उसको भी वही ब्रेड खरीदनी है। दोनों से इक्वल टैक्स जाएगा। यानी वो भिखारी भी उस ब्रेड पर, ये मत सोचो भिखारी भीख मांग रहा है, ना ना ना, वो भी टैक्स देता है बेचारा। तुम लोग को ये नहीं मालूम है? वो भी देश में कंट्रीब्यूशन करता है, भिखारी नहीं है वो जो भी सामान दिन में कंज्यूम करता है उस पर वो टैक्स दे रहा है। तो ये मत सोचो वो देश पर बोझ है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये, अब ये मत कहना कि उसको प्रमोट कर रहे हैं हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि वो उतना ही टैक्स दे रहा है जितना एक अरबपति आदमी दे रहा है। जो बिलियनियर और मिलियनियर होते हैं वो लोग भी उतना ही उस ब्रेड पर टैक्स देते हैं जितना एक भिखारी देता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। बात समझ में आई? क्लियर है? प्रोग्रेसिव
इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर टैक्स। तो डीटी डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हमारा रिग्रेसिव है। अच्छा, इन्फ्लेशनरी, इसका नेक्स्ट फीचर यही था। इन्फ्लेशनरी का मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी सामान की वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का। अच्छा, वाइडर टैक्स बेस, अरे अनलिमिटेड है, कुछ भी बना लो टैक्स में आ जाओगे, कोई भी सर्विस दे दो टैक्स में आ जाओगे, तब तक जब तक कि उसको स्पेशली माफ न किया गया हो, तब तक जब तक कि उसको स्पेशली माफ ना किया हो। यानी कि कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो, सेल कर लो, सर्विसेज दे लो, सब टैक्सेबल है। तो बहुत ही वाइडर टैक्स बेस है। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल वेलफेयर, बट ऑब्वियस है सोशल वेलफेयर, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का करती क्या है, आप ही के लिए यूज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रोड, डैम, ब्रिजेस बनाने के लिए, नाले और सड़क और घर बनाने के लिए, हाँ या ना, आपको बेसिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज फैसिलिटेट करने के लिए, और रिग्रेसिव इन नेचर बता दिया। चलो, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वन नेशन वन टैक्स बता तो दिया, वन नेशन, आखिर प्री जीएसटी प्री वैट एरा देखा, वैट एरा देखा, उसके बाद जीएसटी एरा देखा, आज हम लोग उसी में ही हैं। मिटिगेशन ऑफ ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग, कास्केडिंग इफेक्ट्स को, टैक्स के ऊपर टैक्स को हटा दिया, इल इफेक्ट्स जो था। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, पहले क्या लगता था, वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, फलाना और डेमाका टैक्स लगता था, सारे खत्म हो गए, अब एक कॉमन टैक्स हो गया जीएसटी। इज इट क्लियर? अच्छा, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मालूम है, बैलेंस टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक अच्छा खासा बेस है, टैक्स के बहुत बड़ जो बेस था उसको बहुत वाइडर एरिया में लाया गया। चलो, नॉर्मल और लास्ट चीज, ये चैप्टर खत्म होने वाला है आपका फर्स्ट, बाकी मैंने लेजिस्लेटिव इंपैक्ट बता दिए, बाकी चीजें आती रहेंगी। अब हम आपको बताते हैं ड्यूअल जीएसटी, जिसके लिए आपको तैयार रहना है नेक्स्ट सेशन के लिए, इसीलिए मुझे इसको बता करके ही खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ड्यूअल जीएसटी क्या है? सर अभी आप कह रहे थे वन नेशन, अब उसमें ड्यूअल का आ गया। कोई भी बंदा अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना चाहता है क्या? बड़े आराम से, बड़े आराम से अपने अधिकार, कल से तुम उस कमरे में नहीं रहोगे, नहीं नहीं तुम्हारा कमरा हम बदलेंगे, वो छोटा वाला कमरा है ना उसमें चले जाना, और जो रोड है ना वहां पर रहना। अरे कैसे ऐसे रहेगा कोई? अपना अधिकार क्यों कोई छोड़ेगा? तो पहले मैंने क्या कहा, वैट किसके हाथ में था? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सुन, तुम सारे वैट, स्टेट गवर्नमेंट, तुम लोग का अधिकार खत्म टैक्स कलेक्शन का, कल से तुम लोग टैक्स नहीं कलेक्ट करोगे, कल से हम करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट करने देगी, दौड़ा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, तू कौन होता है रे, तेरा जो काम है कर, हम लोग को सड़क पर क्यों ला रहा है? हम ऐसे नहीं होने देंगे, वो हमारा अधिकार है, वो रहने दो। लड़ाई काफी लंबी चली, अल्टीमेटली ये हुआ, ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता निकालते हैं हम, ड्यूअल जीएसटी का सिस्टम ले आते हैं। अब आपके वो 3 टैक्स देखने को मिलेंगे, कितने? एक मिलेगा सीजीएसटी, एक मिलेगा एसजीएसटी, एक मिलेगा आईजीएसटी, और एसजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी भी जोड़ देना। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है और एसजीएसटी का फुल फॉर्म है यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज है, यूटी का मतलब जैसे अभी तुम लोगों ने न्यूज सुनते होगे, पुडुचेरी का नाम आ रहा है बार बार न्यूज में, पुडुचेरी की गवर्नमेंट गिर गई, कुछ दिन से चल रहा था ना, तो कैसे गिरा? इसी का यूनियन टेरिटरी थी। यूनियन टेरिटरी क्या होती है उसको भी समझना पड़ेगा, अभी नहीं, ठीक है ना। और आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखना, सुनो, गवर्नमेंट को करना क्या पड़ा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपके अधिकार आप तक ही रखते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, एक बंदे को पहले यूपी के एक टैक्स प्रैक्टिशनर को महाराष्ट्र की टैक्स प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वैट में होती थी, क्योंकि वहां का लॉ अलग था, सेक्शंस अलग थे, यूपी का अलग था, दिल्ली का अलग था। अब गवर्नमेंट ने कहा देख
हम ये पूरा फॉर्मेट दे रहे हैं, ये SGST है, ये सेक्शन यही बोलेगा, ये सेक्शन यही बोलेगा, ये सेक्शन यही बोलेगा, ये सेक्शन यही बोलेगा पूरे इंडिया में, भले ही स्टेट गुड्स है। अब जो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना है ना, कर लो, लेकिन लॉ पूरे कंट्री में। तो SGST भी है हर स्टेट का अलग अलग अभी भी, लेकिन वो यूनिफाइड है, एक जैसा है। जो सेक्शन 2 यूपी में बोलेगा वही सेक्शन 2 महाराष्ट्र में बोलेगा, वही सेक्शन 2 आपका गुजरात में बोलेगा। बात समझ में आई? यूनिफाइड हो गया। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो एक है ही, SGST भी एक ही है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं, बहुत हल्के फुल्के, पेनाल्टी को लेकर नहीं, सॉरी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर के थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दो अलग अलग। अब SGST ये मत सोचना एक ही होगा ऑल ओवर इंडिया में, SGST यूपी का अलग, SGST महाराष्ट्र का अलग, आज भी अलग अलग है, लेकिन यूनिफाइड हो गया। जो सेक्शन 2 यूपी के GST में है वही सेक्शन 2 महाराष्ट्र के SGST में। अब समझ में आई बात? CGST एक बना, तो इसके लिए जो कानून बना वो बना CGST एक्ट 2017। इसके लिए जो कानून बना SGST एक्ट 2017। स्टेट गुड्स, अब स्टेट का मतलब यूपी GST, स्टेट का मतलब MP GST, स्टेट का मतलब गुजरात GST, SGST का मतलब महाराष्ट्र GST, ये अलग अलग हो जाएगा। स्टेट का मतलब चेंज कर देना वहां पे। अच्छा, यहां इंटीग्रेटेड है, एकीकृत, देखते हैं इसके लिए अलग कानून बना IGST एक्ट 2017। सर अभी आप ड्यूअल बोल रहे थे तो ट्रिपल नजर आ रहे हैं। ट्रिपल नहीं है, चौपल हो गए। UT GST एक्ट भी अलग है, UT, इतने एक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये टफनेस लेवल नहीं रही अब उसमें, ठीक है ना। लोगों चीजों को यूनिफाइड कर लिया गया, इसमें कोई दिक्कत? हटा दें इसको। जब आप सेम स्टेट में सामान बेचते हैं, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, कौन सा? यूपी से यूपी में, दिल्ली से दिल्ली में, MP से MP में, गुजरात टू गुजरात, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, पुडुचेरी टू पुडुचेरी। अगर सेम स्टेट में परचेस सेल है तो वहां पर लगेगा CGST प्लस SGST, दोनों लगेंगे, ठीक है, सेम स्टेट में। इसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, ठीक। लेकिन अगर आपने यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से पुडुचेरी, पुडुचेरी से कुछ कहीं और, मतलब इस तरह से इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन होता है। कहां से ट्रांजैक्शन होता है? इंटर स्टेट। तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो वहां लगेगा केवल और केवल, सर तब ये नहीं लगेगा क्या? अरे सुन लो, मान लेते हैं IGST का रेट 18% है, उसी सामान को मैंने यूपी से भेजा महाराष्ट्र, यूपी से महाराष्ट्र में सामान बेचने पर टैक्स रेट कितना है? लेकिन उसी चीज पर यूपी से यूपी में सामान बेचेंगे तो टैक्स कितना लगेगा? टोटल 18 ही लगेगा भाई। अच्छा जी, लगेगा 18, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे CGST एंड SGST में। अब क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ टैक्स रेट से एक है, वन नेशन वन टैक्स। देखो ना, काम वही हो रहा है। वही सामान यूपी से यूपी में 18% टैक्स रेट का है, तो वही सामान यूपी टू महाराष्ट्र भी 18% का ही है। अंतर ये है, यूपी से यूपी में केवल और केवल CGST SGST लगता है 99%, और वही यूपी से महाराष्ट्र जाएगा तो केवल 18% IGST के नाम से। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट का आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इज इट क्लियर? वो बवाल दूसरा है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है? अगर UT GST तो SGST को हटाकर UT GST कर देंगे, जहां पर UT GST आएगा तो वहां SGST हटाकर UT GST कर देंगे, अदरवाइज UT GST एंड SGST आर सेम। दिमाग में ही रह करके चलना। अब समझ में आया? तो जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो IGST लगता है, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी टैक्स रेट उतना ही लगता है, लेकिन दो पार्ट में बढ़ जाता है, CGST प्लस SGST आधा आधा, इक्वल रेट से। इज इट क्लियर? तो टैक्स रेट में कोई फर्क
नहीं आएगा। अगर 12% है तो 6% हो जाएगा, 5% है तो 2.5% हो जाएगा, 0 होगा तो दोनों 0 0 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे लेकर के चलेंगे। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर मोर और लेस कंप्लीट हो गया। इसमें एक ही चीज बची हुई थी, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, वो मैंने बता दिया आपको। CGST, SGST, OTGST, IGST ये बता दिया। कॉमन पोर्टल मैंने नहीं बताया, फीचर सारे हो गए। कॉमन पोर्टल का मतलब है आप लोग केवल इस पोर्टल पे जाएंगे, पहला चैप्टर खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई। ये आपका कॉमन पोर्टल है, ये कॉमन पोर्टल कहलाता है। आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना है, आप यूपी में रहते हैं, आप कहां रहते हैं, मुंबई में, आप कहां रहते हैं, केरल में, तो जहां भी हो इसी पोर्टल पर काम होगा। सोचो ऑल ओवर इंडिया के लोग अब एक ही पोर्टल से काम कर रहे हैं और सारा का सारा चीज फेसलेस हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले क्या फेसलेस मतलब बिना चेहरे के ठीक है ना। अब किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, जो पता करना है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऑफिसर बाबू परेशान करते थे, अब परेशानी एटलीस्ट नहीं होती। पहले हम लोग को हर साल केस कराना, रिटर्न दाखिल करना, लॉयर सीए को पकड़ना और दौड़ना पड़ता था डिपार्टमेंट में, वो सारा झंझट, जो फालतू की हरासमेंट होती थी। जो एक बिजनेसमैन है ना, वो इस चीज को बहुत आराम से समझेगा अगर उसने वो एरा देखा हुआ है तो, कि कितनी टेंशन होती थी। वो टेंशन सारा, करप्शन जितना था, हम ये नहीं करें खत्म हो गया, लेकिन 100 का 60% माइनस तो हुआ ही हुआ। बात समझ में आई, तो एटलीस्ट उतना बेनिफिट है, पक्की बात है। अब तो गवर्नमेंट ने पूरा अपील, असेसमेंट सब फेसलेस कर दिया। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक वकील साहब का टैक्स ऑडिट चल रहा था, उनकी अपनी फर्म थी, तो टैक्स ऑडिट किया था मैंने। आए एक दिन दौड़ते दौड़ते, हांफते हांफते, ये फेसलेस के पहले, मतलब 7-8 साल पहले की बात है, 8-10 साल हो गया। तो उन्होंने कहा कि बदलानी सर आपने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या किया मैंने, हमारा केस स्क्रूटनी में जा रहा है, मेरा केस स्क्रूटनी में जा रहा है, ऐसे डरे डरे से। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे स्क्रूटनी में जा रहा है, बताइए किसने कहा। अरे डिपार्टमेंट में लोग बात कर रहे थे कि हमारा केस स्क्रूटनी में जा रहा है। मैंने कहा थोड़ा पानी वानी पीजिए, ठंडे हो जाइए, बैठिए। बैठाया। मैंने कहा आप तो इनकम टैक्स के वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये क्यों डर लग रहा है अगर स्क्रूटनी में जा रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है बैठिए। मैंने तुरंत CBDT की गाइडलाइन निकाली ऑनलाइन, और चूंकि लोग ऑनलाइन से उतने अवेयर नहीं थे उस समय, 8-10 साल पहले, लेकिन हम बहुत अपडेटेड थे उसमें, तो तुरंत मैंने CBDT की गाइडलाइन दिखाई। 11 पॉइंट्स थे CBDT के कि कब कोई केस स्क्रूटनी में जा सकता है, मैंने उनके सामने रखा। मैंने कहा 11 लाइनें पढ़िए, 11 पॉइंट्स हैं। If your case falls in these 11 points, then your case will transfer to the scrutiny, means your case will be your income tax case will be scrutinized। तो उन्होंने वो 11 पॉइंट पढ़वाए। मैंने फर्स्ट आपका आता है नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 11th नहीं। तो मैंने कहा कब जाएगा, जाएगा कैसे स्क्रूटनी में। तो वो ठंडे दिमाग से गए, कुछ नहीं था, उनको डरा करके करप्शन। तो ये सिस्टम था। अब सोचो एक इनकम टैक्स लॉयर जब इतना परेशान हो सकता है, तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन की हालत सोचो क्या हो सकती है। बात समझ में आई। तो फालतू का हरासमेंट फिलहाल काफी हद तक कम हुआ है, अनडाउटली हम लोग तो देखते हैं, लेकिन हाँ अभी भी प्रैक्टिशनर्स या जो काफी लोग हैं वो क्लाइंट्स के साथ जानते ही हो, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो आपके अवेयरनेस के ऊपर है, आप उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।